एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट में हमने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंप्लीट किया था आर्टिकल 151 तक, और इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं। आज हमने बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है स्टेट का टॉपिक। ठीक है, अब आर्टिकल 152 से स्टार्ट करते हैं जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। और इसमें बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन नहीं दी हुई है क्योंकि जैसे देखो हमारा यूनियन जुडिशरी था और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव था, ये सारा कंप्लीट किया है हमने इंडिया का सेंट्रल लेवल का पार्ट। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं स्टेट की साइड। ठीक है, अब स्टेट में जो जो चीज़ें हैं जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट्स, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसमें एक एक्सक्लूजन किया गया है आर्टिकल 152 में। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन स्टेट, जो ये एक्सप्रेशन है स्टेट, ये डज नॉट इंक्लूड द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है स्टेट वो इंक्लूड नहीं करता जम्मू एंड कश्मीर को एज ए स्टेट। बट आफ्टर आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था 2019 में बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ रामनाथ कोविंद। इसको हमने यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में इंडिया में एग्जिस्ट करवाया था। इसके बाद बात आती है कि जो स्टेट है वो इंक्लूड करता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव प्लस में स्टेट के लेजिस्लेचर। ठीक है, आर्टिकल 152 में इतना ही। आर्टिकल 153 के साइड चलते हैं। अच्छा, तो अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बताया गया है गवर्नर के बारे में। ठीक है, अब इसका बस एक ही लाइन है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। अब 1956 से पहले कभी भी कोई एक गवर्नर दो स्टेट्स को नहीं संभालता था, बट आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1956 ये बोला गया कि गवर्नर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट्स भी संभाल सकता है। ठीक है, इसमें बात आती है कि अ गवर्नर कैन हैंडल 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, जिसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है कि अजय कुमार भल्ला जो थे ये मणिपुर प्लस में नागालैंड की गवर्नेंस को संभाल रहे थे। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है आचार्य देवव्रत, इनने गुजरात प्लस महाराष्ट्र की गवर्नेंस को संभाला। इसके बाद जो गवर्नर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जैसे एग्जीक्यूटिव का काम यूनियन में प्रेसिडेंट करते हैं, तो वैसे ही स्टेट में गवर्नर का सेम रोल होता है। ठीक है, जब स्टेट की बात आए तो मेन हेड कौन होता है स्टेट का, गवर्नर। और जब हम यूनियन इंडिया के सेंट्रल लेवल की बात करें तो मेन हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर की कुछ ड्यूटीज, पार्डनिंग पावर, काफ़ी सारी चीज़ें सेम है। तो हम गवर्नर को एज अ प्रेसिडेंट रेफर करते हुए साथ साथ मिलकर पढ़ेंगे। अब इसके बाद बात आती है हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट कौन होते हैं, गवर्नर। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो कौन होते हैं, स्टेट के गवर्नर। ठीक है, कोई भी बिल आता है स्टेट लेजिस्लेचर में वो एक्ट बनता है। एक्ट बनने के बाद जब एसेंट होती है गवर्नर की, एसेंट से ही कोई बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। इसके बाद बात आती है कि जो पार्डनिंग पावर्स होती है अंडर आर्टिकल 161, ये भी प्रोवाइडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को। और इसके बाद जो करंट गवर्नर है, जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ तो मेरे आगे करंट गवर्नर है हरि भाऊ पगाड़े। अगर मैंने मिस प्रोनाउंसिएशन किया हो तो मेरे को ऐसे करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरा स्टेट राजस्थान है तो हमारे आगे ये गवर्नर है। आप किस स्टेट में रहते हो तो अपने गवर्नर कमेंट कर दीजिए। अब हम चलते हैं आर्टिकल 154 के साइड। ओके ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 154 एंड 155 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 154 में क्या दे रखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड ऑन गवर्नर। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की वो सारी गवर्नर के पास होती है। और ये जो गवर्नर है ये या तो इस पावर्स को, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स को या तो डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर थ्रू द ऑफिसर्स के थ्रू एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अब देखो एग्जीक्यूटिव पावर का ये मतलब नहीं है कि लॉ मेकिंग सारी पावर ही गवर्नर के पास चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लॉ मेकिंग पावर है वो हमेशा लेजिस्लेचर के पास जाएगी, बट जो लास्ट एसेंट मिलती है या फिर गवर्नेंस होती है जो प्रॉपर, वो सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस गवर्नर के पास ही रहेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 155 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के होंगे। अब आपको कभी भी याद हो, हमने पहले वाले आर्टिकल्स में पढ़ा है कि ये जो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब जब गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कोई भी स्टेट के गवर्नमेंट हो उनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड विद अ सील। अब देखो आर्टिकल 155 में एक क्वेश्चन और आता है कि आर्टिकल 74 में ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट तो करते हैं, पर इनका सजेशन कौन देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो। ठीक है, 74 में, सॉरी
तो ये जो लोग हैं यही एक गवर्नर का नाम देते हैं और वही अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट। इसीलिए बोला जाता है कि गवर्नर जो होता है वो एक एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इस वाले आर्टिकल में 154 155 में इतना ही है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 156 की साइड। ओके ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 156 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें दे रखा है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। क्या टर्म टेन्योर रहता है गवर्नर के ऑफिस का। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है द गवर्नर शैल होल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जिस टाइम तक प्रेसिडेंट का मन है गवर्नर को गवर्नर रखने तक का, तब तक वो रखा जाएगा। नहीं तो प्रेसिडेंट का जिस दिन मन हटा तो वो उनको ऑफिस उनका ले सकते हैं वापस। ठीक है, तो जो गवर्नर है वो रिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे टेन्योर जो गवर्नर का है वो 5 साल का है, अगर प्रेसिडेंट हटा देते हैं तो दूसरी बात है, पर जो नॉर्मली चलता है वो 5 ईयर्स का टेन्योर रहता है गवर्नर का। इसके बाद अगर गवर्नर को रिजाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, और अपने गवर्नर की पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो प्रीवियस गवर्नर है, जो भी पहले का गवर्नर है, अब देखो एक गवर्नर हटा और अगला गवर्नर आएगा, तो ये जो गवर्नर है, जो प्रीवियस गवर्नर है, वो तब तक ऑफिस को होल्ड करेगा जब तक उसका सक्सेसर गवर्नर उस ऑफिस को नहीं होल्ड कर लेता। ठीक है, तो लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। प्रीवियस गवर्नर कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस until the successor governor enters upon the office। जैसे ही नया गवर्नर आ जाएगा तो प्रीवियस गवर्नर ऑफिस को छोड़ दे। ठीक है, आर्टिकल 156 में नहीं है, आर्टिकल 157 पर। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 157 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या होती है गवर्नर का ऑफिस होल्ड करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सी 2 क्वालिफिकेशन दे रखी है। एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो भी पर्सन होल्ड करेगा ऑफिस ऑफ गवर्नर, और एक वो 35 एज का होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज का मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम जहाँ तक जाएगा वो देखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है आर्टिकल 159 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बात की गई है ओथ एंड अफर्मेशन की। बीच में आर्टिकल 158 रह गया तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। आर्टिकल 159 में दे रखा है कि ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है गवर्नर को। ठीक है, कोई भी गवर्नर बिफोर एंटरिंग द ऑफिस टू होल्ड द पोस्ट ऑफ गवर्नर, वो जाएंगे ओथ और लेके ही अपना ऑफिस को होल्ड करेंगे एज अ गवर्नर। ठीक है, तो जो जिस भी स्टेट का गवर्नर, फॉर एग्जांपल राजस्थान के गवर्नर अपॉइंट होने, ठीक है, अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। अब इनको ओथ कौन दिलवाएगा, ये जो भी स्टेट है, जैसे राजस्थान के गवर्नर हो रहे हैं तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, उनके जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होंगे, ठीक है, वो उनको क्या दिलाएंगे, ओथ दिलाएंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट ऑफ दैट हाई कोर्ट प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ वही हाई कोर्ट, उसी स्टेट के हाई कोर्ट के जज उनको ओथ दिलाएंगे गवर्नर को। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 158 157 एंड 159। अब हम चलते हैं आर्टिकल 158 की साइड। ओके, आर्टिकल 158 हम अगली वाले वीडियो में पढ़ेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करना, और कुछ इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको सॉर्ट करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखना आप अपना और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, टाटा।